नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस तरह से नालासोपारा के जो पिल्हार थाने की पुलिस है वो चमन चौहान और मोनू को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जिस तरह से दोनों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि चमन चौहान वो मोनू को बचाने के चक्कर में अलग बयान दे रही है और मोनू जो है वो चमन को बचाने के लिए अलग बयान दे रहा है। फिलहाल पुलिस अभी इस बयान को लेकर के उसने कुछ खुल करके नहीं कहा है कि किस तरह के इन लोगों के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चमन जो है मोनू के बचाव के लिए बयान दे रही है कि मोनू का इसमें कोई हाथ नहीं, और मोनू जो है वो चमन देवी के बचाव के लिए बयान दे रहा है कि इसमें चमन जो इन्वॉल्व नहीं है, मोनू ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस के जांच के बाद ही ये क्लियर होगा। इसके पहले हमने आपको ये एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से चमन के जो पिता हैं वो समाज में अपना चेहरा न दिखा पाने के कारण अपने आप को घर में कैद करके रख लिए हैं। जो दुकान वो चलाते थे, दुकान को चलाना उन्होंने बंद कर दिया है। वो सोचते हैं कि समाज में चेहरा कैसे दिखाऊं, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे और बेसुध से अपने घर में पड़े रहते हैं। और उन्होंने मांग की है कि उनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं रह गई बल्कि एक अपराधी हो गई है और उसे जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी क्रम में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने जो 7 दिन का रिमांड जो है कोर्ट से मिला हुआ है, उसमें जो पूछताछ कर रही है सारे सवालों के जवाब लेने के लिए। और इसी के क्रम में पुलिस कल जो है चमन चौहान को लेकर के पहुंचती है वापस उसी जगह पे, उसी क्राइम स्पॉट पे, यानी उसी घर पे जिसमें जो है चमन चौहान अपने पति विजय चौहान की हत्या के बाद उसकी बॉडी को दफना दी रहती है। जिस कमरे से उसकी बॉडी निकलती है, जहाँ पे उसकी बॉडी दफन रहती है, और ऊपर जो है वह बेड डाल करके आराम से 14 से 15 दिन तक उसी में रहती है, खाना बनाती है, खाती है और उसी बेड पे सोती भी रहती है। जरा सी सिकन उसके चेहरे पे नज़र तक नहीं आती। पुलिस जब चमन चौहान को लेकर के वहाँ पे पहुँचती है तो आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो आसपास के लोग हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, जो चाल वाले हैं, वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तकरीबन हज़ारों की तादाद में भीड़ जो है चमन चौहान को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये वही हत्यारिन है जिसने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और अपने बच्चे को लेकर के फरार हो गई, और किस तरह से इसने जो है अपने पति की हत्या करके उसे ज़मीन में दफना दिया था उसी घर के अंदर। लोग उसको देखना चाहते थे क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से खुलासा किया था उस दौरान जब कोर्ट में भी उसे पेश करने के लेकर जा रही थी तो उस समय भी उसका चेहरा जो है वो ढका हुआ था। एक बार फिर जब पुलिस चमन को लेकर के उस मोहल्ले में पहुंचती, उस चाल में पहुंचती है, तो वहाँ पे उसका चेहरा फिर से ढका रहता है दुपट्टे से। और उसके बाद पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी रहती है और जेंट्स पुलिसकर्मी रहते हैं, सब उसको लेकर के उसी घर में जाते हैं और उस घर में उसको लेकर जाने के बाद जाँच पड़ताल करते हैं। तो उस घर से आपको बता दें कि वहाँ से वो फावड़ा भी मिलता है, यानी वो फरसा भी मिलता है जिससे खुदाई की गई रहती है। उस फरसे को भी पुलिस जब्त करती है। साथ ही तसला मिलता है जिसे वहाँ की भाषा में घमेला कहा जाता है, यानी घमेला भी बरामद होता है। और सबसे अहम चीज़ जो मिलती है वो मिलती है विजय चौहान की मोबाइल। और विजय चौहान की मोबाइल उसी कब्र में से मिलती है जिसमें विजय चौहान को दफनाई थी चमन चौहान ने। उस मोबाइल को भी पुलिस जो है अपने कब्ज़े में ले ली है। मोबाइल को ऑन करेगा और उससे और भी सारे साक्ष्य निकालने का प्रयास करेगी पुलिस। और उसका जो सिम था वो पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया था, क्योंकि आपको बता दें कि चमन चौहान इतनी शातिर थी कि वो इसकी प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं उसने पहले से ही रच रखी थी कि उसे किस तरह से विजय को रास्ते से हटाना है और ख़ुद को यहाँ से लेकर के सेफ्टली निकल जाना है। इसके लिए उसे पैसे की भी ज़रूरत थी और पैसे के लिए उसने सबसे पहले जो मोबाइल शॉप चलाने वाला सर्वेश गिरी है उससे संपर्क किया और उससे अपना ATM का पिन जो है चेंज करवा लिया। हालांकि सर्वेश गिरी इस पूरे मामले में ये कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी और विजय चौहान उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी पत्नी आई थी तो उसने जाके ATM का पिन चेंज कर दिया और उसके बाद वो जो है उनको स्टेशन तक छोड़ने चला गया था। और जब उसने छोड़ा उसके बाद ही चमन चौहान वहाँ से वो फरार हो गई रहती है अपने बेटे को लेकर के। चमन चौहान सिम इसलिए ले ली रहती है क्योंकि उसे OTP की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जब भी पैसा वैसा निकालना होगा, अकाउंट चेंज करना होगा तो OTP आएगा उसी सिम पे। और यही OTP लेने का चक्कर जो है चमन चौहान को सलाखों के पीछे तक पहुंचा देता है। पूना में जब वो सिम को लगाती है थोड़ी देर के लिए और मोबाइल ऑन करती है, उसी दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस उसे ट्रेस करने में कामयाब होती है और मोनू को और चमन चौहान को गिरफ्तार कर लेती है और पिल्हार थाने पर लेकर के पहुँचती है, जिसके बाद न्यायालय में पेश किया जाता है और वहाँ से उन्हें 7 दिन की रिमांड दी गई है। 3 दिन अभी बीत चुके हैं रिमांड को और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सारे सवालों के जवाब जो जनता जानना चाहती है वो पुलिस को निकाल करके लोगों के सामने देना भी होगा, क्योंकि ये सवाल मामूली सवाल नहीं है। अभी तक पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें खुल करके ये नहीं बताया कि हत्या किस तरह से की गई है, हत्या की वजह क्या है, किस तरह से उसे मारा गया, क्या गला दबा करके मारा गया
या फिर उसे जो है कुछ खिलाया पिलाया गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी बॉडी को वहाँ पे दफन किया गया है। किस वजह से हत्या हुई ये भी जो है क्लियर करना पुलिस के लिए है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन था, किसने ये पूरी प्लानिंग रची थी। क्योंकि 2 तारीख को जब विजय चौहान ने अपनी पत्नी चमन चौहान को फटकार लगाई थी और वो माफ़ी मांगने के लिए मोनू के घर पे चला जाता है, जैसा कि मोनू के परिवार के लोग भी बता रहे हैं, मोनू की माँ भी बता रही है कि विजय चौहान माफ़ी मांगने आया था। तो उसके बाद क्या उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि उसको ये लगा कि मेरा बहुत अपमान हो गया, मेरे जो पति है वो मेरा साथ न दे करके वो मोनू के घर से भी माफ़ी मांग रहा है, तो क्या उसने ही कोई प्लानिंग ये रच दी। और चूँकि जो चमन चौहान का जो मोबाइल मिला है, उस मोबाइल में जो कुछ निकल कर के सामने आया, वो सबसे अहम बात ये निकल कर के आई कि वो लगातार पिछले कई महीनों से क्राइम पेट्रोल देखा करती थी। ये सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है कि क्राइम पेट्रोल वो देखा करती थी और शायद ये आशंका जताई जा रही है कि क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखने के बाद ही उसने अपने मन में ये क्राइम करने का तरीका बना लिया और उसने सोचा कि किस तरह से वो घटना को अंजाम देगी और बॉडी को वहीं दफनाएगी और घर में वैसे ही बेखौफ रहेगी, तो कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करेगा और धीरे धीरे वो वहाँ से निकल भी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्राइम पेट्रोल देख के शायद उसने क्राइम करना तो सीख लिया, लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो उसका नतीजा दिखाया जाता है वो उसने उससे सबक नहीं लिया। वो ये नहीं समझ पाई कि आखिर अंत में होता क्या है, कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी जो है वो कितना भी बड़ा अपराध करे, कितना भी सबूत न छोड़ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुराख रह जाता है और वो एक सुराख जो है वो पहुंचा देता है सलाखों के पीछे। और यही गलती चमन चौहान से भी हुई। एक सिम कार्ड जो लेकर के वो निकल जाती है विजय चौहान का, और वही सिम कार्ड मोबाइल में लगाना उसे भारी पड़ जाता है और पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसे अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद, पुलिस की रिमांड के बाद ही ये सब कुछ क्लियर होगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और सारे सवाल ये आम पब्लिक भी जानना चाहती है कि मेन मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि मोनू जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीएससी आईटी 3rd ईयर का स्टूडेंट, पढ़ने में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आखिर उसके मन में ये क्राइम करना का दिमाग कैसे आ गया कि ये क्राइम कर दिया जाए। क्योंकि वो पढ़ता लिखता था और मोहल्ले के बच्चों को जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाया करता था अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो ऐसे में मोनू के मन में ये कैसे आ गया कि हाँ विजय चौहान की हत्या कर देनी है और उसके बाद चमन चौहान के साथ निकल जाना है, या फिर चमन चौहान ही वो असली इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड है, वही है जिसने ये पूरी प्लानिंग रची और मोनू को इसमें इन्वॉल्व किया। और ये हो ये भी सकता है कि उसने जो है विजय की हत्या कर दी, उसके बाद मोनू को बुलाया हो और मोनू से ये भी कहा हो कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी इसलिए तुम मेरा साथ दो, और मोनू डर के कारण फिर उस बॉडी को वहाँ पे दफनवाया हो और उसके साथ चला गया हो। फिलहाल होने को कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि विजय ने हत्या की हो और उसके बाद दोनों डर गए हों और दफनाने के बाद वहाँ से निकल गए हों। फिलहाल जो भी हो, हत्यारा कौन है, कौन इस पूरे स्क्रिप्ट का राइटर है, किसने इस विजय चौहान हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और कैसे इसको फिल्माया गया, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही निकल करके सामने आएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा है, जो पुलिस ने रिमांड पर लेने का समय जो न्यायालय से मिला है धीरे धीरे बीत रहा है। उसके बाद पुलिस कुछ और खुलासे जरूर करेगी, जरूर मीडिया को ये बताएगी कि हाँ किस तरह से चमन चौहान ने विजय चौहान की हत्या की। इसमें कोई 3rd पर्सन भी इन्वॉल्व है या किसी एक सिंगल ने जो है इस घटना को अंजाम दिया, या 2 लोगों ने यानी चमन और मोनू ने मिल करके घटना को अंजाम दिया। ये सारे सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर होंगे। लेकिन जिस तरह से कल चमन चौहान वहाँ पे पहुँचती है और लोग देखने के लिए पहुँचते हैं, लोग हूटिंग भी करते रहते हैं, लोग उसके ऊपर तंज भी कसते रहते हैं कि ये वही महिला है जिसने अपने पति की हत्या कर दी है, पति की हत्यारन है, पति को अपने ही घर में दफना देने वाली है और उसी की कब्र के ऊपर जो है अपना बेड लगा करके ये आराम से सोती थी। कैसी ये महिला है, क्या इसका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, या किस चीज़ की भूखी थी ये जिसके चलते इसने जो है अपने ही पति को मार डाला, जिस पति के साथ ये तकरीबन 8 सालों से रह रही थी। चमन के पिता भी साफ तौर पे ये कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसे स्वभाव की नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों कर दिया ये तो अब वही जाने। आखिर विजय में ऐसी क्या कमी थी, विजय में ऐसा उसने क्या पाया कि जो विजय की उसने हत्या करने की सोच ली, और मोनू के अंदर उसे ऐसा क्या दिखा जो मोनू के साथ वो फरार हो गई अपने बेटे को लेकर के। फिलहाल पुलिस की जो जांच होगी, जांच के बाद ही सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। अभी पुलिस चमन को अकेले लेकर के पहुंची थी क्राइम स्पॉट पे,
उस घटनास्थल पे, उस जगह पे, उस घर पे जिस चाल में वो रहता था, अकेले लेकर उसको पहुंची और वहाँ पे पुलिस ने जांच किया। अब संभवतः आशंका ये भी जताई जा रही है कि पुलिस हो सकता है मोनू को भी लेकर के वहाँ पे जाए, क्योंकि जो दोनों के बयान हैं, दोनों के बयानों को पुलिस मिलाने का प्रयास करेगी कि क्या दोनों के बयान अगर अलग अलग हैं तो क्या है, किसके बयान में सच्चाई है, और क्या कोई पुलिस को अभी भी गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, पुलिस को भटकाने का प्रयास कर रहा है, क्या कुछ है। उसके लिए संभवतः ये आशंका जताई जा रही है कि मोनू को लेकर के भी उस जगह पे घटनास्थल पे जाएगी और मोनू ने जिस हिसाब से बताया उससे भी पूछताछ होगी, उसको भी जो जांच किया जाएगा और सारे सबूतों को जो है इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद फिर उसको जो है कोर्ट में भी पेश किया जाएगा सारे सबूतों को, और इन लोगों को सज़ा दिलाई जाएगी। फिलहाल चमन के पिता ये साफ तौर पे मांग करते हैं कि उनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं रही, वो एक अपराधी हो गई है, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके साथ अगर मोनू भी दोषी है तो मोनू को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं जो विजय चौहान का परिवार है वो भी ये कहता है कि जब हमारा ही सिक्का खोटा निकल गया तो हम किसी के और के ऊपर क्या दोष लगाएं, क्योंकि जब उनकी बहू जिसको लाकर उन्होंने अरमान सपने देखे थे कि बहू घरों को सजाएगी, वही बहू जो है 8 साल बाद उनके घर को उजाड़ करके रख देती है। तो परिवार दोनों तरफ टूटे हुए हैं। विजय चौहान का परिवार, उस परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, परिवार के गमों की भरपाई कभी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ चमन चौहान के कृत्य की वजह से जो उसका परिवार है, यानी उसके मायका जो है, वहाँ पे भी लोगों के जो है वो चेहरे पर समझ लीजिए कि कालिख पुत गई है, और समाज में चेहरा न दिखा पाने के कारण उनके जो पिता हैं दूधनाथ चौहान, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अपनी दुकान जो वो चलाते थे उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। और पब्लिक बस ये जवाब जानना चाहती है कि इस घटना में कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या मोनू और चमन ही इन्वॉल्व थे या इसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, क्या किसका कौन सा रोल रहा है, किस तरह से विजय चौहान की हत्या की गई और किस तरह से उसे दफनाया गया। सारे सवालों का जवाब पब्लिक जानना चाहती है, और सारे सवालों का जवाब जो है ये महाराष्ट्र की जो पुलिस है, पेल्हार थाने की जो पुलिस है, उसे देना होगा, और जांच के बाद संभवतः शायद ये सारे सवालों का जवाब पुलिस मीडिया तक जरूर पहुंचाए।